एक वक्त ऐसा था जब वर्ल्ड वाइड 25% एरिया अंग्रेजों के दखल में था। Темная ночь, только пули свистят по... इनफैक्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन का 23% वो लोग रूल करते थे। 19th सेंचुरी का सबसे पावरफुल एंड सबसे रिच कंट्री था ब्रिटेन। लंदन वाज द वर्ल्ड इकोनॉमिक हब, और होगा भी क्यों नहीं। अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक इंडिया में राज किया था, लूट किया था, एंड लूटने का अमाउंट इतना ज्यादा था कि इंडिया से वो लोग लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी ले गया था। इंडिया को छोड़ के भी श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इजिप्ट, इराक जैसे और भी बड़े बड़े कंट्रीज से वो लोग प्रॉपर्टी अपने देश पे ले जाते थे। इन सब के बाद भी 2025 में आके इंडियन इकोनॉमी इतना ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा है, और वहीं पे ब्रिटेन की इकोनॉमी कोलैप्स कर रहा है। एक वक्त ऐसा था जब ये बोला जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य का जो सूरज है वो कभी डूबता नहीं है, और आज इसी कंट्री पे लोग खाने के लिए फूड बैंक के आगे लाइन लगाते हैं। देश के अंदर जॉब नहीं है, और इसी वजह से लोग काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं। इनफैक्ट 2025 में लगभग 16,000 बिलियनर ब्रिटेन छोड़ के चले जाएंगे। जिस ब्रिटेन की राजा की सर पे है कोहिनूर की ताज, आज वही रॉयल फैमिली पे है फाइनेंशियल क्राइसिस। इनफैक्ट राजा का जो स्पेशल ट्रेन था वो भी बंद हो रहा है। अब सवाल उठ के ये आता है कि कैसे ब्रिटेन की इकोनॉमी इतना ज्यादा खराब हो गया। यूके का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था यूएसए, लेकिन यूएसए आज भी उसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको पकड़ के रखा है। लेकिन ब्रिटेन क्यों अपना इकोनॉमी को पकड़ के नहीं रख पाया? क्या इसके पीछे कोई चाल है, या फिर ये है उनका कर्मा? आज हम इस वीडियो पे ये डिस्कस करेंगे कि कैसे डे बाय डे यूके हीरो से जीरो होता जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वक्त था 1945 का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर बस खत्म ही हुआ था, और इस वॉर में ब्रिटेन का लगभग 120 बिलियन डॉलर की लॉस हुआ था। 2025 में जिसका अमाउंट है लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर्स। इस टाइम पे मैन पावर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, एंड इसके बाद से ही वर्ल्ड वाइड यूके का जो पावर था वो धीरे धीरे कम होता गया। जितने सारे ब्रिटिश कॉलोनी था वहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और वो सारे कंट्रीज एक के बाद एक आजाद हो जाते हैं। दैट्स वाई इन सारी कंट्रीज से ब्रिटेन जो प्रॉफिट अर्न करता था वो स्टॉप हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी एक लॉन्ग पीरियड तक ब्रिटेन स्टेबल कंडीशन में था। लेकिन मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था 2008 से विद द फाइनेंशियल कोलैप्स, जिसका शुरुआत हुआ था अमेरिका से। उस वक्त अमेरिका का बड़े बड़े बैंक्स, फाइनेंशियल कंपनीज बहुत ज्यादा रियल एस्टेट के पीछे, मतलब घर बनाने के पीछे मनी इन्वेस्ट कर रहे थे, और इसी टाइम पे वो बैंक्स इंसानों का बैकग्राउंड चेक ना करके ही लोन देना शुरू कर देते हैं। एंड इसके बाद जब लाखों लोग ये लोन नहीं चुका पाते हैं, तब ये जो पूरा सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। एंड दैट्स हाउ 2008 में अमेरिका का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक लीमन ब्रदर्स बैंकरप्ट हो जाता है। इसके बाद पूरा देश पैनिक हो जाता है, और एक साथ बहुत सारे लोग बैंक चले जाते हैं अपना पैसा विथड्रॉ करने के लिए। इसी तरह अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से बैठ जाता है। डॉलर का जो वैल्यू था वो कम हो जाता है, और इसका जो इम्पैक्ट था वो पड़ता है पूरी दुनिया में। जितने भी बड़े बड़े कंपनीज थे वो बैंक में पैसा रखने से या फिर इन्वेस्ट करने से डर रहा था। आम आदमी बैंक से पैसा विथड्रॉ कर रहे थे, और इसी वजह से बैंक से लोन देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया था। और इस इंसिडेंट के बाद अगर कोई भी कंट्री का सबसे ज्यादा लॉस होता है तो वो था यूके, मतलब ब्रिटेन। एंड इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि 2009 में ब्रिटेन की इकोनॉमी 4.9% तक श्रिंक हो गया था। 2008 से लेकर 2010 तक ब्रिटेन के अनएम्प्लॉयमेंट लगभग डबल हो जाता है। 2008 में ब्रिटेन की अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 5% से भी कम, और वही 2010 में ब्रिटेन की अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ के 8% हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली 10 लाख से भी ज्यादा लोग इस वक्त ब्रिटेन में अपना जॉब खो देते हैं। एट दैट टाइम ब्रिटेन की सरकार 1 बिलियन पाउंड खर्च करके जितने भी बड़े बड़े बैंक्स थे उन सबको बैंकरप्ट होने से बचाते हैं। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। उस समय ब्रिटेन की बहुत सारी बिजनेस डूब जाता है, बहुत सारे लोग अपना जॉब खो देते हैं, और इसी वजह से जो लोग लोन लेके अपना घर बनाए थे वो लोग उस लोन को नहीं मिटा पा रहे थे। इसी वजह से हजारों लोग होमलेस हो जाते हैं, और इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आने के लिए यूके गवर्नमेंट को एक ह्यूज अमाउंट लोन लेना पड़ता है। 2008 से पहले ब्रिटेन का लोन जीडीपी का 35% था, वही 2 साल में बढ़ के 70% तक हो जाता है।
इस कंडीशन में आके सरकार की खर्च कम करने के लिए वो लोग ऑस्टेरिटी पॉलिसी स्टार्ट करते हैं एंड इस पॉलिसी का बैड इम्पैक्ट पूरे सोसाइटी में पड़ता है। और इसी रीजन की वजह से एजुकेशन, हेल्थ केयर सेक्टर, सोशल डेवलपमेंट, हर एक चीज का बजट कम हो जाता है। और इसके बाद पुअर या फिर मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर टैक्स की बोझ आ जाता है। इतने सारे इंसिडेंट के बाद भी अगले 5 सालों के अंदर ब्रिटेन की इकोनॉमी धीरे धीरे ठीक होने लगा था। और इसी वक्त ब्रिटेन एक ऐसी गलती करता है जिसके वजह से ब्रिटेन की फ्यूचर पूरी तरह से खत्म हो सकता था, और वो था ब्रेक्सिट। यार 1973 1 जनवरी ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन में शामिल होता है। यूरोप में जितने भी कंट्रीज है उन सभी कंट्रीज को एक साथ लेके एक यूनियन क्रिएट किया गया था जिसका नाम था यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन कंट्रीज में ज्वाइन होने का कुछ फायदे भी है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी मेंबर्स है वो विदाउट एनी वीजा यूनियन के कोई भी कंट्रीज के अंदर विजिट कर सकते हैं। इनफैक्ट वहाँ पे रह भी सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। और ये चीज ब्रिटेन के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल हो गया था। ब्रिटेन का ये मानना था कि बाहर से लोग अगर यहाँ पे आएंगे तो गवर्नमेंट सर्विस या फिर जॉब रिलेटेड इशू क्रिएट हो सकता है। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन की मेंबर होने के बाद भी यूके को ज्यादा कुछ फायदा नहीं मिल रहा था। सो वहाँ का जो आम आदमी थे वो ये आवाज उठा रहे थे कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर आ जाना चाहिए। सो इसके बाद ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर आएगा या फिर नहीं, इस चीज को देखते हुए 23 जून 2016 में एक वोट होता है एंड इसी वोट पे 51.9% लोग ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर आने के लिए वोट देते हैं। एंड फाइनली सन 2020 में ब्रिटेन ऑफिशियली यूरोपियन यूनियन से बाहर आ जाता है और इसी इंसिडेंट को बोला जाता है ब्रेक्सिट, मतलब ब्रिटेन प्लस एग्जिट। और यही से शुरू होता है ब्रिटेन की असली डाउनफॉल। इस वोट के बाद मतलब 2016 में ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू 10 to 15% डाउन हो जाता है, जो कि पिछले 30 सालों में कभी नहीं हुआ था। एंड दैट्स व्हाई चीजों की एक्सपोर्ट रेट और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। बाहर से जो भी चीजें एक्सपोर्ट किया जाता था उसका वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। तो वहाँ के लोग डेली बेसिस में जो चीजें यूज करते थे उसका भी प्राइस बढ़ जाता है। बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज यूरोपियन यूनियन की मार्केट में बिजनेस करने के लिए ब्रिटेन में अपना ऑफिस खोलते हैं। लेकिन ब्रेक्जिट के बाद वो लोग ये समझ गए थे कि अब यूके के साथ यूरोपियन यूनियन का जो बिजनेस है वो इजीली नहीं हो पाएगा। सो HSBC, सोनी जैसा जितना भी कंपनीज था वो अपना हेडक्वार्टर यूके से कहीं और जगह शिफ्ट कर लेता है। पहले यूके जब यूरोपियन यूनियन का मेंबर था और यूनियन का जो अदर कंट्रीज था उसके साथ बिजनेस करने के लिए कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं था, कोई भी पेपर वर्क नहीं था और इसी वजह से बिजनेस और भी ज्यादा फास्ट एंड प्रॉफिटेबल होता था। लेकिन सन 2021 के बाद से ब्रिटेन से यूरोप में जो फूड एंड फिशेस आइटम एक्सपोर्ट किया जाता था वो 40% कम हो जाता है। पहले यूरोपियन यूनियन का जो मेंबर्स थे वो यूके में आके काम कर सकते थे, रह सकते थे, लेकिन अब वो बंद हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई एग्रीकल्चर सेक्टर, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इन सभी जगहों में एक ह्यूज लेबर क्राइसिस दिखाई देता है। इनफैक्ट 2021 में ट्रक ड्राइवर्स इतना ज्यादा कम हो गया था कि पेट्रोल पंप में फ्यूल पहुंचाने के लिए एनफ ड्राइवर्स तक नहीं थे। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूके का इकोनॉमी 4 से 5% तक ड्रॉप हो गया है। अगर ब्रेक्जिट ना होता तो ये कभी होता ही नहीं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ ब्रेक्जिट के कारण यूके का बिजनेस कॉस्ट 10% तक इंक्रीज हो गया है। 2022-23 में फूड प्राइस भी 15% तक बढ़ गया है। एक्सपोर्ट के साथ साथ फॉरेनर्स जो इन्वेस्ट करते थे वो कम हो गया था। सो गवर्नमेंट इनकम भी लो हो जाता है। जितना भी G7 कंट्रीज है उनमें से यूके ही बस एक ऐसा कंट्री है जिसका इकोनॉमिक कंडीशन इतना खराब है। 19th सेंचुरी का सबसे रिच एंड पावरफुल कंट्री का हालत आज ऐसा हुआ है कि लगभग 35 लाख लोगों को फूड बैंक से खाना खाना पड़ता है। इनफैक्ट रॉयल फैमिली का जो ह्यूज एक्सपेंस है उसको कम करने के लिए आम आदमी पार्लियामेंट में आवाज उठा रहे हैं। एंड आज की डेट पे 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग ऐसा है जो ठंड की मौसम में आग जलाने के लिए फ्यूल या फिर गैस तक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 in every 4 children in UK now lives below the poverty line। जीडीपी ग्रोथ भी कम हो गया है, 0.3% से 0.6% हो गया है।
एंड ब्रिटेन में इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। ब्रिटेन में टॉप 1% आदमियों के पास कंट्री का 20% वेल्थ है। अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, नर्स नहीं है। जो डॉक्टर्स या फिर नर्स वहाँ पे है उनका इनकम इतना कम है कि वो लोग अक्सर प्रोटेस्ट करते हैं। इनफैक्ट इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी सही वक्त पे नहीं मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम बस एक ही है और वो ये है कि यहाँ का ज्यादातर स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज फॉरेन टीचर्स के ऊपर डिपेंड करके टिका हुआ है। यहाँ पे टीचर्स की इनकम इतना कम है कि ज्यादातर टैलेंटेड स्टूडेंट्स जॉब पाने के लिए देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं। एंड अगर ऐसा चलता रहा तो यूके का जो क्वालिटी एजुकेशन है वो एक दिन खत्म हो जाएगा। ब्रिटेन की इकोनॉमी इतना ज्यादा खराब होने के पीछे सिर्फ ब्रेक्जिट या फिर 2008 की वो फाइनेंशियल क्राइसिस रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके पीछे एक और रीजन है और वो है पॉलिटिक्स। 2016 से 2025 तक सिर्फ 9 सालों में यहाँ पे 6 डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स आ चुके हैं। बजट या फिर इंटरनल पॉलिसी कुछ भी स्टेबल नहीं है। देश के अंदर जितने भी पॉलिटिशियंस है उनमें से एक ह्यूज पार्ट करप्टेड है। करप्शन, रॉन्ग स्ट्रैटेजी, ये सब मिलके पॉलिटिक्स का जो मेन पिलर है उसको ही हिला डाला है। एक वक्त ऐसा था जब ये कंट्री पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता था, लेकिन आज ये कंट्री अपने आप को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। स्टिल आज की डेट पे यूके एक वर्ल्ड पावर है। रिसर्च, डेवलपमेंट, मिलिट्री पावर, इन सभी जगहों में यूके एक ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करता है। लेकिन जैसे आम आदमियों का क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक कंडीशन, फंडामेंटल राइट्स ये सब खत्म हो रहा है, ये धीरे धीरे यूके का जो फ्यूचर है उसको भी खत्म कर देगा।